नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और मार्केट बीता हफ्ता अगर हम बात करें मित्तल साहब, बहुत ही हैपनिंग रहा। बहुत कुछ होना था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको बाजार ने पचाया। 4 दिन खराब, 1 दिन ऊपर, और 4 दिन में जो गिरावट हुई, 1 दिन में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। सारे मतलब मंदड़ियों का जो पूरा सफाई थी वो 1 ही दिन में हो गई। तो कहाँ हमने 26,050 के आसपास शुरुआत करी, उसके बाद हमने 750 के नीचे का लो भी लगाया। बिल्कुल। और फिर वापस क्लोजिंग जो हुई है उन्हीं लेवल्स के आसपास जहाँ पे शुरुआत हुई थी, मोटा मोटी वहीं पे हो गई, वहाँ पर हो गई। तो ठीक ठाक हफ्ता था। मतलब ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल कहते हैं ना, कुछ वैसा ही हुआ। एग्जैक्टली। देखिए संदीप जी, चक्कर पता है क्या है मार्केट में, ये जब भी एफआईज की 2 दिन भी बाय फिगर आ जाती है ना, सब चेंज हो जाता है, सारा मामला चेंज हो जाता है। अब ये अच्छा, आपने सॉरी बीच में बोला हूँ, एफआईज की 2 दिन की खरीदारी मतलब वैसे आप देखेंगे या रुपए की 2 दिन की मजबूती? अब वो ना चिकन एग वाली स्टोरी है। मैं कई बार अपने शोज में भी बोलता हूँ कि एफआईज खरीदने लगे इसलिए रुपया मजबूत हो गया, या रुपया मजबूत हो गया क्योंकि आरबीआई ने इंटरवीन किया, फाइनली इंटरवीन किया, तो रुपया मजबूत होना शुरू। तो रुपए को देख के एफआईज लौटने लगे, ये एफआईज को देख के रुपया। देखो पहले कौन आया, मुर्गी अंडा, ये वही वाली कहानी है। नहीं, इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। इसमें शायद 4 दिन से यूएस गिर रहा था, यूएस का भी 4 दिन के बाद एक थोड़ा रिकवरी हुई, उसका भी थोड़ा मदद मिल गई। और आई थिंक ये जो शेयर आया ना, पहले शेयर आ गया था बाजार में, बैंक ऑफ जापान वाला, जो आप पिछले हफ्ते हम बात भी कर रहे थे कि वो बैंक ऑफ जापान वाला जो फैसला डिस्काउंट हो गया ना, आई थिंक उससे भी काफी हद तक मदद मिल गई। नहीं कि मुझे लगता है, देखिए आप एक चीज बताओ, अक्टूबर में जापान में इन्फ्लेशन 3% हो गया था, उनकी कंफर्टेबल रेंज थी 2%, जो उनके सेंट्रल बैंक की थी। अब जब सेंट्रल बैंक को पता है कि 44 महीने से हमारी कंफर्टेबल रेंज के ऊपर चल रहा है इन्फ्लेशन, और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो अब आपको एक्शन तो लेना ही होगा। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो स्मार्ट ही होते हैं। अब उनको तो अक्टूबर से ही पता था कि भी दिसंबर में रेट हाइक होना है। ऊपर से नवंबर का इन्फ्लेशन भी, उनका जो कोर इन्फ्लेशन था वो 3% दोबारा आया, जो वैसा इन्फ्लेशन था वो 2.9 आया। तो पता लग गया था, अक्टूबर में कंफर्मेशन हो गई थी, नवंबर में डबल कंफर्मेशन हो गई थी जी, दिसंबर में रेट हाइक होना है। मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स और वो सब मैसेजेस चल रहे थे तो 2-3 दिन से कि बैंक ऑफ जापान। तो मतलब मुझे ये लगता है कि वही बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली कहानी हो गई कि मार्केट ने उसको पचाया, बड़े अच्छे से पचाया। और एक चीज़ संदीप भाई, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ और कई दिन से बोल रहा हूँ, ये जो हमने रशिया से क्रूड ऑयल कम बाय करना शुरू किया, उसका ऑफिशियल डेटा भी आया कि 20 लाख बैरल हम पर डे का उनसे इंपोर्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट, वो अब घट के 8 लाख बैरल आ गया। अब आप डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बातचीत कर सकते हो, सर इससे ज़्यादा और क्या करके दिखाएं, 25% का टैरिफ तो कम करो ना। नहीं, वो बात थी भी 50 वाला 50 तो वो हो ही जाएगा, बाकी 25 वाला 15, 10, 5 कहाँ आएगा वो देखना होगा। हाँ, तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का आप जानते हो मूड, वो उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। उन्होंने, आप ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के या गीता पे हाथ रख के कसम खा लो कि डोनाल्ड ट्रंप ने केवल रशिया की खुन्नस निकाली थी इंडिया से, ऐसा होता है? नहीं होता है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत तुमने समझ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ। मैं समझने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ सर। एक्चुअली पॉलिटिकली जो हम सुनते हैं, जो वो डेटा बताते हैं, क्या वो सही ही होता है? ये रशिया वाली ही बात थी? नहीं। वो अब एक चीज़ बताओ, आपने रशिया से, चलो रशिया की वजह से आपने इंडिया को ट्रेड नहीं किया, लेकिन आपने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई, फिर आप बार बार बोल रहे हो कि हमारे इतने प्लेन गिरा दिए, उतने प्लेन, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? तो वो आप इंडिया को कहीं ना कहीं डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। असली चीज क्या पीछे की वो मुझे भी नहीं, डराने की, धमकाने की, जो भी होगी आधा है उनकी, जो भी होगी। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना, मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना कि अक्टूबर में पता चल गया था बाय द रूमर सेल द न्यूज़, मतलब वो रूमर अक्टूबर में फैला था। अगर आप अलाउ करें ना, तो ये रूमर पिछले साल दिसंबर में, वो पिछले साल, लेकिन वहाँ पे वो गवर्नमेंट और गवर्नर वो इतना चेंज हो गए ना। मैं उसका आपको रीजन बताता हूँ, मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूँ। आंकड़े क्या बता रहे हैं? एफआईज आज तो नहीं बेच रहे, एफआईज इस पूरे साल से बेच रहे हैं, जनवरी से लेके 15 दिसंबर तक के। आप बैंक ऑफ जापान की बात कर रहे हो? बैंक ऑफ जापान की बात कर रहे हैं, एफआई से जोड़ के बता रहा हूँ आपको। तो जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक के आंकड़े बताते हैं। ये संसद में भी बात हुई, राघव चड्ढा जी कह रहे थे, वो तो 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली एफआई की हुई है। तो कितनी अच्छी खबरें आई, एफआई की बिकवाली नहीं रुकी। उनको पॉजिटिव खबर पे नहीं रिएक्ट करना था,
कोई खरीदारी का इंटरेस्ट उनका नहीं आया। नवंबर में आई थिंक 17,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली थी। इस महीने में 21-22 हज़ार करोड़ रुपए और बेच चुके हैं दिसंबर में अभी तक जो दिन बीता। ये पहले जो 2 दिन खरीदारी है ना उसको आप बीच में से एक्सक्लूड कर दीजिए। तो एफआईज जो हम बोल रहे हैं ना कि किसी भी अच्छी खबर पे रिएक्ट नहीं कर रहे, उनको सिर्फ ट्रेड डील की पड़ी, उनको ट्रेड डील की नहीं पड़ी है, उनको ये फंडिंग टैप की पड़ी थी। और ये फंडिंग टैप जो आप कहते हैं रूमर अक्टूबर में फैला, ये पिछले साल दिसंबर में नहीं वो सर उस समय तो जनवरी में उन्होंने एक रेट हाइक करा भी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डायरेक्शनल सेलिंग है उनकी, और वो तो जनवरी से बेच रहे हैं। उनको पता था इस चीज का कि ये होना है और वो लगातार बेच रहे हैं। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं कि आपकी अर्निंग्स इंप्रूव हो गया, आपका जीएसटी कट हो गया, आपका टैक्स रैशनलाइजेशन हो गया, कोई मतलब नहीं उस चीज से। उनको ये पता था कि हमारा जो फ्री फंडिंग है, जो 0% वाला ब्याज पे पैसा मिलता है, या हमारी जो येन कैरी ट्रेड एप्लीकेबल होने वाला है, उससे पहले हमें अपना माल खाली करना है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स में, रुपए में, जहाँ इंडिया में जहाँ पे रुपये का इम्पैक्ट भी हमें झेलना होता है, करेंसी का भी। तो वो सारी चीजें हुई हैं। अब आप कहेंगे कि एफआईज बेच रहे इसलिए रुपया कमजोर हो गया जी, नहीं लेकिन फिर वो वहीं पे कहानी आ जाएगी। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये संदीप कह रहा हूँ भाई सर, इसमें ये जो rumor है ना सर, हाँ ये पहले से एफआईज को बहुत पहले से नहीं वो मुझे पता है कि वो लास्ट ईयर दिसंबर में भी हुआ था। इनफैक्ट जब उन्होंने जनवरी में रेट हाइक किया था ना, तो जापान के मार्केट में एक बात ये भी आई थी कि मार्च में भी वहाँ पर रेट हाइक होगा। लेकिन वहाँ पर इतनी सारी परिस्थितियाँ बदल गई कि लोगों ने कभी जीवन में 30 साल में इस तरह का डेकेडी, मतलब इस तरह का माहौल ही नहीं देखा कि उनको इंटरेस्ट रेट होता क्या, शायद इसकी डेफिनेशन भी ढंग से नहीं मतलब पता। ऐसी एक जनरेशन, ऐसी कंट्री या ऐसे लोग जिन्होंने पैसे जमा करने के लिए, रखने के लिए पैसे दिए हों, अब वो उन लोन वगैरह में वहाँ पर डिफॉल्ट होने शुरू हो गए बड़े, और मतलब वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं लोगों को ईएमआई को लेकर। हमारे यहाँ आधा 1% तो आरबीआई ऐसे ही बढ़ा घटा देता है, और वहाँ पर परवाही कौन करता है। अच्छा, बोले 1/4% रेट कट होगा, और ठीक है डिस्काउंटेड है, आगे चलिए, कुछ बड़ा हो तो बताइए। हमारे यहाँ या तो ना हो या आधा %। हमारे यहाँ 8% पर लोन मिलता है नंबर 1 में, मतलब अगर आप बैंक से जाते हो। और अगर आप बिजनेसमैन की जो उनकी वो लगती है ना, वो सिस्टम होता है एक, वो जो आपस में करते हैं लेन देन वाला, तो उसमें 12%, 18%, 12% मतलब इंटरेस्ट रेट साल का वो होता है जो कि बड़े रिनाउंड बिजनेसमैन होते हैं, और 18% वहाँ होता है जहाँ पर थोड़ा सा भी उनको डाइसी लगता है। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते बढ़ते सर ओटीसी प्लेटफॉर्म में कह सकता हूँ इंटरेस्ट रेट का, जहाँ पर ये 3-3, 4-4% पर मंथ तक चला जाता है। लोगों का मतलब 40-40, 50-50% पर भी चीज़ें सुलझाने की आदत है, और वहाँ आधा 1% में पूरी इकोनॉमी मिल रही है। खैर, ये तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो ही गया। लेकिन एफआईज का फ्लो देखो, एफआईज ने चाइना में पैसा लगाया संदीप भाई, 16% मार्केट चला उनका, लेकिन अभी भी ऑल टाइम हाई से करीब 22% नीचे है उनका मार्केट। अब क्या लग रहा है 2026 किसके नाम रहेगा, चाइना या इंडिया? अच्छा, उससे पहले एफआईज ने पाकिस्तान में भी पैसा देखो अब आप बोले तो मैं आंकड़े दूंगा आपको। नहीं दे दीजिए। कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो नंबर्स हैं, मतलब अब वो अपने आप में बयां कर रहे हैं कि एफआईज का पैसा वहां पे लगा। आई डोंट नो उनको क्या पसंद आ रहा है वहां पे, या क्या बाय कर रहे हैं वो, मतलब किस बिना पे बाय कर रहे हैं वो, और यहाँ पे क्यों बेच रहे हैं। लेकिन हाँ, एफआईज का पैसा वहां पर भी गया। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि 2026 इंडिया या चाइना? इंडिया तो नहीं सर। अच्छा, क्यों? फर्स्ट हाफ तो नहीं। अच्छा, मतलब मैं गलत साबित होने के लिए तैयार हूँ। गलत होंगे तो अच्छी बात है, इंडिया में पैसा ही आएगा। आपको ये चाहता है, लेकिन तो दिख नहीं रहा सर। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मतलब बाजीगर बन जाए, फायदा ही है ना, सबका ही फायदा, मेरा का फायदा, उसमें सबका ही फायदा होगा। लेकिन दिख नहीं रहा सर, फर्स्ट हाफ में तो ये नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा है, उसके 3-4 बड़े रीजंस हैं। पहली बात तो यही, डायरेक्शनल जो उन्होंने बेचा है माल, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी अच्छी खबर आए, जब कोई अपनी बिकवाली करता है ना, उससे ये बात क्लियर है कि वो कुछ और सोच के बेच रहा है। उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उनका फंडिंग टैप बंद हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स में नहीं रहना है, यूएस में अच्छा पैसा बन रहा है, आपके वैल्यूएशन महंगे हैं, चाइना के सस्ते हैं, यूएस के सस्ते हैं, फॉर दैट मैटर जापान के बॉन्ड सस्ते हैं, तो पैसा आप वहाँ पे लगाएंगे ना। अगर किसी कंट्री की यील्ड बढ़नी है तो उनके बॉन्ड सस्ते होंगे, तो वहाँ जाके पैसा लगाएंगे ना। जहाँ आपको पता है शॉर्ट पैसा बनना है, तो आप वहीं जाके लगाएंगे ना। फिर इंडिया जैसी कंट्री में क्यों आएंगे जहाँ पे करेंसी का रिस्क तो हर साल ही है, 3% तो हर कोई मानता है कि एवरेज करेंसी आपकी डिप्रिशिएट होनी है। मैं कह रहा हूँ आपकी अर्निंग्स इंप्रूव हो जाए, आई एम नॉट गेटिंग पेसिमिस्टिक, लेकिन मैं एक तो ऐसे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जिसको यूएस में आज भी यूएस में बैठ के 4-4.25% का रिटर्न मिल रहा है, उनकी बॉन्ड यील्ड 4% के आसपास है अभी भी।
तो वो क्यों इंडियन मार्केट्स में आएगा, इमर्जिंग मार्केट्स सर देखो, उसका एक करेंसी वाला तो मैं बताता हूँ आपको। आज अगर वो पैसा लगाते हैं 90 और 91 की रेंज में पैसा लगाते हैं, तो डॉलर कम लगाने पड़ेंगे, पैसा ज़्यादा लग जाएगा इंडिया में। फेयर इनफ। ठीक है, अब वो जब पैसा निकालेंगे उस समय पर अगर रुपया ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तब तो उनका रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन अगर रुपया थोड़ा भी एप्रिशिएट हो गया, जनरली आप देखो तो रुपये का जो परफॉर्मेंस है इस साल ही थोड़ा ज़्यादा ख़राब रहा। वैसे इतना ख़राब नहीं होता कि हम एशियन करेंसीज में सबसे बुरी करेंसी भी हम हैं, सबसे बुरे मार्केट भी हम हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन भी हम हैं। 30 से 60 हम आए 20 साल में, 20 साल में, मतलब और 60 से 90 आए 12 साल में। तो आप सोचो कि 2000 जब मोदी जी आए थे, जब 60-62 की बातें होती थी और वो उन्होंने खैर बहुत बातें कही थी उस चीज़ को लेकर, लेकिन मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मतलब 60 से 90 हो गए हम, तो ये करेंसी की वीकनेस परेशान तो कर रही है। एफआईज को इस समय अगर उनकी कैलकुलेशन में रुपए का एप्रिसिएशन कुछ है तो उससे बेहतर मौका भी नहीं है, क्योंकि है ना। अब दूसरी चीज, पहले तो और अच्छी बात हो जाएगी। हाँ, मैं हार भी जाऊंगा, पैसा एफआईज का आ भी जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा। ये अच्छा है, आपने सही पॉइंट बोल दिया। नहीं, लॉजिकली नहीं दिख रहा है। हाँ, इस कैलकुलेशन, इस बिना पर या इस अनुमान पर या इस उम्मीद पर मैं कहूँगा, या मतलब हसरत ही हो जाएगी एक तरह से। हालांकि कुछ शोज में हमारी जो बात होती है, एनालिस्ट यहाँ तक भी कह रहे हैं कि रुपए में स्कोप है 81-82 तक अप्रिशिएट होने का। अगर वो जैसे आप कह रहे हैं वैसा होना है, ऐसा हो भी जाए, तो जाहिर सी बात है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब हाँ, लेकिन ट्रेंड ऐसा रहा है। तो एफआईज के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो मार्केट में भी पैसा कमाएंगे और करेंसी में भी बेनिफिट कमा जाएंगे। तो ये भी एक सेकंड, मतलब कहते हैं ना कि टू वे साइड ऑफ कॉइन, की मतलब दूसरी साइड पे कॉइन के देखना चाहिए। लेकिन खैर, अच्छा एक चीज़ बताइए, आप शेयर स्पेसिफिक आते हैं, थोड़ा सा सेक्टोरल स्पेसिफिक आते हैं, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर शेयर आपने ट्रैक किए, फिर मैं अपनी बात करूँ। बहुत आसान है, वोडाफोन तो हर बार बात वो तो इस हफ्ते की शुरुआत ही नए 52 वीक हाई से हुई, 12 रुपये 3 पैसे, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि एजीआर को लेकर कुछ राहत आ जाएगी, आधा माफ हो सकता है इनका एजीआर, ऐसी भी खबरें चल रही थी। तो हफ्ता खत्म होते होते फिर से खबर आई, एक सीएलएसए की रिपोर्ट आई। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पूरा तो उनको नहीं लगता है, लेकिन हाँ कुछ आंशिक रूप से इनको राहत मिल सकती है। इनका ब्याज, एजीआर बकाये के ऊपर ब्याज और जो जुर्माना है वो शायद माफ हो सकता है। तो 83,000 करोड़ जो पूरा एक्सपेक्टेड था कि माफ हो जाएगा, वो तो नहीं, लेकिन हाँ आंशिक रूप से ये माफ हो जाएगा। तो इससे काफ़ी हद तक इनको केपेक्स में, ग्रोथ में मदद मिलेगी। तो मेरे को पता डाउट क्या किस चीज़ का है, जब ये रिपोर्ट आई ना सीएलएसए की कि हाँ आंशिक रूप से मिलेगा, शेयर तब भी ऊपर था। दैट मीन्स बाजार या तो मानता है या जानता है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है। क्योंकि जिस बाजार ने सोमवार को 12 रुपये 3 पैसे का 52 वीक हाई बनाया, यही सोच के कि एजीआर माफ हो जाएगा, पूरा बकाया खत्म हो जाएगा, वो अगर आंशिक रूप से भी शेयर को 4% 5% ऊपर लेके जा रहा है, दैट मीन्स समथिंग एल्स इज कुकिंग। सर मैं तो देखिए, पता है, वोडाफोन आइडिया और अमेरिका इंडिया की डील, इन दोनों को एक ही तराजू में रखता हूँ। मेरा मानना है ये जिस दिन होगी ना उसी दिन मानना, उससे पहले हमें तो मतलब ये सुनते नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो मतलब सुप्रीम कोर्ट तक आती है, प्ली चली जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, लोग होप बनाते कि यार अब की बार तो सुप्रीम कोर्ट शायद मामला सुनेगी, फिर वो प्ली रिजेक्ट हो जाती है। मतलब क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट तो कह चुका है, आप दे दीजिए। नहीं, दे दीजिए, मतलब सरकार क्या, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल की कि कितनी बार ऐसे केसेस हुए। तारीख पे तारीख, हाँ, तारीख पे तारीख, मतलब वो ऐसी चीजें चली हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। अच्छा, और जब इनका, आपको याद है जब एफपीओ आया था, जब इन्होंने 11 रुपए 12 रुपए के आसपास जब ये लेकर आए थे, इन्होंने एक अच्छा खासा फंड रेज किया था। उस समय बिरला साहब का स्टेटमेंट था, बुरे दिन लद गए हैं, अब हम इससे बुरा नहीं देख सकते, हम यहाँ से अच्छे ही देखेंगे। 18 रुपए तक पहुंच गया था शेयर, फिर पता नहीं वो बुरे दिन कहाँ से आ गए। तो मतलब आप सोचो कि जब प्रमोटर जब फंड रेज करते समय कन्विक्शन दे रहा है, और वो कोई हल्का प्रमोटर नहीं है, उन्होंने जो कन्विक्शन दी थी, इन्वेस्टर उसको मान के बैठा है। छोटा आदमी, छोटा इन्वेस्टर ये मान के बैठा था कि अब बिरला साहब ने बोला, अब थोड़ी ना बात खराब करेंगे वो, और बात खराब हो गई। उन्होंने खुद नहीं की होगी, लेकिन बात खराब हो गई। तो ये सर, ये ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस को शेक करता है। नहीं, बीच में तो वोडाफोन का इन्वेस्टमेंट उसमें खुद बोल दिया था उन्होंने, हम 0 मान के चल रहे हैं, खत्म हो गया, जो है वो है। हाँ, अब बताइए, मतलब आप सोचो कि 12 रुपए पे मैं एफपीओ ला रहा हूँ, तब मैं ही था जो बोल रहा हूँ,
और आज मैं ये बोल रहा हूँ कुछ समय बाद कि मैं इन्वेस्टमेंट को जीरो मान रहा हूँ, तो वो क्या मानेगा जिसने 12 रुपये पे पैसा डाला है? तो सर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं तो अब जब डील होगी जब ही मानूंगा। हालांकि लेवल आने लगे 18 के 30-35। हाँ वो फिर वो आएंगे सर, वो दोबारा उम्मीदों पे आएंगे। हैं, लेकिन सारा उम्मीदों पे। अच्छा, अच्छा। और क्या देखा आपने? मैं सर जो मैंने कुछ शेयर देखे उसमें एक तो रिलायंस बढ़िया चलने लगा दोबारा। देखो रिलायंस के साथ ना अच्छी चीज़ क्या है, किसी भी देश के साथ कोई रिश्ते हों, सबसे पहले रिलायंस के रिश्ते ठीक हो जाते हैं। चाहे वो रशिया से तेल लाने वाली बात हो, चाहे अमेरिका से, चाहे वेनेजुएला से, कहीं से भी लाना हो। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से पहले इनके लोग पहुंच जाते होंगे और डील कराते होंगे, जी हम तेल इतने पे ले जैसे लेंगे। लोग कहते हैं ना कि आपकी इकोनॉमी का एक प्रतिबिंब होता है आपका शेयर बाजार। हाँ शेयर बाजार मतलब रिलायंस, हाँ मतलब टू स्टार्ट विद। तो वो तो हमारे स्टॉक मार्केट का सचिन तेंदुलकर है जी। हाँ, उसको ओपनर वही है। ओपनर वही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो मुझे संदीप भाई जो दिख रहा है ना, कुछ कुछ सीमेंट शेयरों में कुछ हलचल होती हुई दिख रही है, हालांकि अभी बिल्कुल शांत है, लेकिन जो मेरे को मतलब जैसे मेरी एनालिस्ट कम्युनिटी से बात होती है तो वो सब बात हो रही है। एक्चुअली क्या हो गया कि प्राइवेट कैपेक्स थोड़ा सुस्त पड़ गया है ना। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट पर प्रेशर आ रहा है कि बॉस आप थोड़ा सा रफ्तार संभालो। अच्छा, गवर्नमेंट थोड़ा फंसी हुई है, आप देखो उनका जीएसटी कलेक्शन स्लो पड़ गया, इनकम टैक्स में रिबेट देके उनका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कंजम्पशन वाले कुछ चीज़ें कर रही है, गवर्नमेंट कर भी चुकी है कुछ 3-4 स्टेप, लेकिन कुछ ना कुछ जैसे ही डील होगी, अगर डील हो गई अमेरिका इंडिया की, तो शायद कैपेक्स शुरू हो जाएगा। दूसरा, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा चीज़ें बजट से पहले कुछ चीज़ें कंजम्पशन को लेकर हो सकता है कुछ चीज़ें आए, निकल कर आए, मतलब जैसा जीएसटी रेट कट हुआ था, तो ऐसा कुछ अगर रिफॉर्म आते हैं 1-2, तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन के चलते दोबारा से ये, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता लग गया है कि आपने जो एक्चुअल बुल रन देखा इस बार, स्ट्रक्चरल बुल रन जो देखा ना, वो आपने स्टॉक मार्केट का नहीं देखा, इस बार देखा आपने इकोनॉमी का बुल रन 2020 से 2024 के बीच में, जहां आपकी रियल एस्टेट भी चला, सीमेंट भी चला, स्टील भी चला, सब कुछ चला। वरना आप 2014 से 2020 तक में क्या था, रियल एस्टेट शांत पड़ा था, मेटल शांत पड़ा था, सीमेंट शांत पड़ा था, तो वो बुल रन आपका पूरा नहीं था। ये 2020 वाला बुल रन अच्छा था, तो गवर्नमेंट को समझ आ गया कि बॉस बुल रन कैसे लाना है, अगर इकोनॉमी में बुल रन चाहिए तो वो शायद वहाँ पर फोकस करेंगे। तो ये मेरी एनालिस्ट से बात हुई, फंड मैनेजर से बात हुई, ये मेरे वीक का क्रक्स है। अच्छा, मुझे जो लग रहा है ना सर, 2 मेन सेक्टर्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो मुझे समझ आया इस पूरे हफ्ते में या पिछले 2-1 हफ्ते में। एक डिफेंस और दूसरा पीएसयू। ये एक स्ट्रक्चरल बुल रन हमने पिछले कुछ सालों में देखा। ये जो बुल रन है ना, ये सेक्टर वाइज या थीम वाइज आप देखिए, ये एंड होता हुआ दिख रहा है, या तो ये एंड हो रहा है या चर्निंग हो रही है। इन सेक्टर्स, दोनों सेक्टर से पैसा निकलता हुआ दिख रहा है। अब वो मुनाफा वसूली कह लीजिए, चर्निंग कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, जो मेरी बातचीत हो रही है डिफेंस और पीएसयू, यहाँ से पैसा निकल रहा है। ऑटो में पैसा शिफ्ट हो गया जब आपका जीएसटी रेट कट आया। उसके साथ साथ जो नई थीम बाजार में उभर रही है ना, वो है मेटल में पैसा जा रहा है जम के, डिफेंस से निकल रहा है, पीएसयू से निकल रहा है, और डिफेंस वाला मेटल, जो पीएसयू वाला पैसा है वो जा रहा है, ऑटो में जा चुका है, और अगली थीम डेवलप हो रही है मेटल। तो जो आप कंजम्पशन वाली बात करें ना, अगर इकोनॉमी को इम्प्रूव होना है तो मेटल में बड़ा पुश आता हुआ। अच्छा, और मेटल देखो, आप एक चीज़ देखो यार, सेंसेक्स 85,000 ऑलमोस्ट, और सेंसेक्स और गोल्ड का रेट एक जैसा ही चलता है अक्सर। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना, 3-5 साल में दोनों रेट कन्वर्ज हो जाते हैं। अब या तो सेंसेक्स 1,25,000 30,000 जाए या गोल्ड 85,000 है। मतलब मैं ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमीडिएट कई बार गोल्ड और सेंसेक्स में थोड़ा अंतर हो जाता है, 1-2 साल भी अंतर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप ये ग्राफ लगा सकते हो। वैसे भी गोल्ड थोड़ा सस्ता ज़्यादा ही हो गया था। अगर आप कैपेसिटी में देखो, आज एक कार लेने जा रहे हो आप, 10 लाख 8 लाख 10 लाख से नीचे की कार ठीक सी मिल नहीं रही है, नहीं मिलती है ना। घर लेने जा रहे हो आप, दिल्ली एनसीआर का तो मैं बता सकता हूँ, आप भी हो, तो 1-1 करोड़ से नीचे के अब घर नहीं है, सोच ही नहीं सकते। तो वो अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है। तो आप प्रीशियस मेटल पे ऐसे कैसे सोच सकते हो कि ये इतनी सस्ती मिल जाएगी? नहीं, तो अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा प्रीमियमाइजेशन। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो वहाँ पर पहुँच गई। अब इसीलिए स्टॉक मार्केट को अगर चलना है तो स्ट्रक्चर बुल रन में आना पड़ेगा। इस बार छोटे मोटे वो 5-10 स्टॉक से भगा दोगे, उससे नहीं होगा। अच्छा, मेटल में वेदांता एनसीएलटी से अप्रूवल आ गया, डीमर्जर का, शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और बड़े बड़े टारगेट्स आने लगे।
686, 700, 750 रुपए तक की देखो उसमें 73,000 करोड़ रुपए का डेट है कंपनी पर, नेट लेवल पे 20,000 करोड़ का कैश पड़ा है, तो 53,000 करोड़ का डेट बचा। अब वो 53,000 करोड़ का जो डेट है, उनकी पावर की जो यूनिट है ना, उससे ज़्यादा है। अब वहाँ पर अब गेम होगा कि डिमर्ज हो गई, आप 5 कंपनियाँ हो, आपकी वजह से 4 पिट रहे थे, अब आप पिटो केवल, बाकी 4 चलेंगे, वो वाली सिचुएशन आ यही अग्रवाल साहब ने बोला कि अभी हम ग्रुप लेवल पर 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ। जब 5 कंपनियां हो जाएंगी, जो कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मार्च या अप्रैल 2026 तक हो जाएगा, 5 कंपनियां 2-2 लाख करोड़ की 2 लाख करोड़ की कंपनी वाला 10 लाख करोड़ बनाने की बात वो कर रहे हैं। आई डोंट नो मतलब कितना फिजिबल है, लेकिन उनकी उम्मीद ऐसी है। बिल्कुल। इसके साथ साथ आईसीआईसी प्रूडेंशियल इसकी लिस्टिंग, अरे वो तो जबरदस्त हाईलाइट थी मतलब, और लिस्टिंग से पहले ही एक माहौल बन गया था। क्यों? जो सेबी वाला फैसला आया, उसी से पता चल गया था कि भाई जो सोचा हुआ है ना, ग्रे मार्केट ने भी सोचा हुआ है, उससे बढ़िया लिस्टिंग होगी। 2600 रुपए पर जाकर लिस्ट हुआ, 2165 वाला जीएमपी, मतलब आईपीओ बंद हुआ है और जब तक शेयर लिस्ट हुआ उसी में जीएमपी का गेम हो गया। 142 रुपए से शुरू हुआ था जीएमपी, बताइए। जो मुझे याद है सबसे पहले जो मैंने देखा था, कहाँ जाके 400 रुपए, 400 रुपए, 400, 450। तो जबरदस्त लिस्टिंग हुई, मतलब जबरदस्त पैसा बना। कहते हैं ना, एक सेंटीमेंट सुधरता है ऐसी लिस्टिंग्स के बाद ना, लोगों का भरोसा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लौटता है। भले सेकेंडरी मार्केट मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, प्राइमरी मार्केट में वापस से फिर से एक अच्छी चीज़ होती हुई दिखी है। बिल्कुल। अब अगले हफ्ते की बात करें। बिल्कुल, अगले हफ्ते में आप बताइए। मैं तो थोड़ा सा बिजी रहा आज दूसरी रिकॉर्डिंग्स में। आप बताइए आपने कौन से डेटा पढ़े। पहली बात तो ट्रंकेटेड वीक है। हाँ, छुट्टी होगी, राहत होगी, आप और मैं एक दिन का एक रेस्ट ले पाएंगे। थर्सडे को आप क्रिसमस मनाइए। बिल्कुल, तो उसकी शुभकामनाएं भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक 4 दिन का ही छोटा हफ्ता है हमारे लिए। ग्लोबली भी मार्केट्स बंद रहते हैं, चाइना वाइना और बड़े दूसरे मार्केट, एफआई छुट्टी पर चले जाते हैं, बड़े बड़े मार्केट्स भी छुट्टी पर चले जाते हैं कई दिनों की। अब पता नहीं ये अंदर से स्ट्रेस निकल रहा है या क्या निकल रहा है, हमारे मार्केट नहीं बंद होते कभी भी। मेरी एक दर्शक बता रहे थे, वो बोल रहे थे कि सर अगर एफआई छुट्टी पर जाएंगे तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो अक्सर तो सेल ही करते हैं, तो सेल करना बंद कर देंगे तो हम पिछले 2 दिन में खरीदारी का नंबर 2 दिन में बाय, हाँ, वो 2 दिन में बाय कर दिया उन्होंने। अब लेकिन अगर वो उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखोगे पिछले 1-2 साल का, तो वो सेल में ही है। तो उसने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि सेल हो रहा है, कम से कम वो रुक जाएंगे, वो हट जाएंगे, तो हम हमारे डीआईज बाय करते रहेंगे, मार्केट ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बदलाव हैं, जैसे सेंसेक्स में जो चेंजेस हैं और जो इंडाइसिस हैं उनमें बदलाव 22 तारीख को लागू हो जाएंगे। और 30 तारीख से पहले, 30 तारीख को ये एक्सपायरी होगी, उससे पहले लास्ट वीकली एक्सपायरी कटेगी पिछले लॉट साइज के साथ, पुराने लॉट साइज के साथ। और 30 तारीख तो फिर अगले हफ्ते चली जाएगी, जब ये लास्ट लॉट साइज जो पुराने लॉट साइज थे उसके साथ जो मंथली एक्सपायरी है वो होती हुई दिखेगी। ठीक है, बाकी कोई बड़ा ट्रिगर बस ये एफ&ओ में 4 शेयर आ जाएंगे, आप जैसा बता ही रहे हैं, वो 31 से आएंगे। तो उसमें बजाज होल्डिंग, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज और स्विगी, ये 4 शेयर आ रहे हैं। बाकी सेंसेक्स में जो आप बोल रहे हो कि बदलाव है, इंडिगो आ जाएगा सेंसेक्स में और टाटा मोटर पीवी चला जाएगा। तो इनमें जो इनफ्लो है वो करीब इंडिगो में 314 मिलियन डॉलर का आने वाला है, टाटा मोटर पीवी में करीब 190 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो सकता है। हालांकि फ्राइडे का सेशन थोड़ा अलग ही था, वहाँ पर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी भाग रहा था। वो शायद इसलिए कि जिनके लोगों के शॉर्ट होंगे इंडेक्स के लिहाज से टाटा मोटर पीवी में, तो वो शायद शॉर्ट भी कवर करने आ गए होंगे। मे अच्छा, शॉर्ट से याद आया, मीशो में शॉर्ट स्क्वीज हुआ इस हफ्ते में। जैसे हमने ग्रो में देखा था ना कि ग्रो बहुत ज़्यादा चल गया, लिस्टिंग के बाद उम्मीद नहीं थी, तो लोगों ने शॉर्ट कर दिया, फिर फंस गए। अच्छा, लॉस मेकिंग कंपनी है, मैंने थोड़ा इसका आईपीओ कम पढ़ा, मीशो का बिल्कुल ही नहीं पढ़ा इनफैक्ट। इसमें क्या स्टोरी क्या थी संदीप जी? स्टोरी तो सर अब बाजार ही समझ सकता है कि एक नहीं, लॉस मेकिंग कंपनी मतलब ठीक है, आपका आउटलुक कुछ भी हो, आपने क्या प्रोडक्ट बनाया। बॉस, मैं कहता हूँ कि आप जितने भी करोड़ की कंपनी, अगर आप 100 करोड़ 500 करोड़ कुछ भी ब्रांड बना रहे और लॉस मेकिंग है, उसके बाद इतनी अच्छी रिस्पॉन्स मिलना, वो किस बेसिस पर था? कोई आपको कारण पता लगा? होप किस चीज़ की? नहीं, होप क्या है? यूजर एक्सपेंशन। अच्छा, मैं आई थिंक यूबीएस की रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 220 रुपए का, हाँ, 220 का टारगेट लगा था, 216, 40, 35 भाव टच हुआ था। उनकी रिपोर्ट में 2 ही चीज़ें मेन हाईलाइट थी। यूजर्स का जो एक्सपेंशन होगा ना, उससे इनकी जो नेट मर्चेंडाइज वैल्यू उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, और वही सारे जो नंबर्स हैं ना वो ड्राइव करेंगे। मैं सार में बता रहा हूँ आपको छोटे हल्के में
कि यूज़र एक्सपेंशन होगा। मेन यही हाईलाइट था उनकी रिपोर्ट में, यूज़र एक्सपेंशन, उससे जो नेट मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़ेगी, उसी से पूरा खेल होगा। अभी लॉस मेकिंग है, फेयर इनफ जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा, नए यूज़र्स आएंगे, मर्चेंडाइज वैल्यू बढ़ेगी, उससे पूरे नंबर्स वैसे ही जैसा हमने पेटीएम में देखा, बाकी कंपनियों में देखा, जैसे जैसे पहले अबिटा लेवल पर, फिर नेट लेवल पर पॉजिटिव, वही होप है जो कि ड्राइव कर रही है। 1 लाख करोड़ की कंपनी बन गई लॉस मेकिंग, और कितनी सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स की कंपनी हैं जो कि पानी मांगती रहती हैं कि भाई हमें 10,000 करोड़ पर भी पहुंचा दो, वो 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार करोड़ पर चल रही हैं। खैर यही आपकी वीकेंड स्टडी भी है कि अब आप जरा देखो, मार्केट बॉटम पर है, मतलब मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स लेवल की बात नहीं कर रहा। वीकेंड में थोड़ा सा जो लोग हमारे दर्शक भाई हैं वो थोड़ा पढ़ें इन चीज़ों को। ये मौके होते हैं जब आपको 30-30, 40-40% सस्ते मिल रहे होते हैं शेयर। स्टडी अच्छी रखो कि मीशो और बहुत सारे IPO जो लॉस मेकिंग है उनको इतनी अच्छी वैल्यू, और ओला ले लीजिए, ओला बिल्कुल बेचा ना भावेश अग्रवाल जी ने, हाँ 3 दिन बेचा। 3 दिन बेचा, लेकिन उन्होंने प्रमोटर लेवल का वो 260 करोड़ का डेट अपना साफ कर लिया। चलो ठीक है, 260 चाहिए था, 320 करोड़ के शेयर पे बेचे, मुझे वो भी समझ नहीं है 60 करोड़ का। 60 करोड़ भाई थोड़ा घर पे भी खर्च किया होगा। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब ये मत पूछना कि कम से कम जवाब तो मिला। मैं सुबह से मतलब कश्मकश में था कि ऐसा हुआ क्या है, 60 करोड़ कहाँ गई। गाड़ी खरीदनी होती है, घर खरीदना होता है, अब सस्ते गाड़ी घर आ रहे हैं। तो संदीप जी नहीं 157 पे बेच लेते यार, मतलब 30, 35, 36 अब पे आके वो तो देखिए वो तो अलग ही स्टोरी है। चलिए, तो कुल मिला के ये है कि आपको वीकेंड स्टडी का मसाला मिल गया। बाकी हमने जो क्यूज़ दिए हैं उनको पढ़िए, आप समझिए। उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वार्तालाप आपको काफ़ी कुछ हद तक हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सीधा बाय रिकमेंडेशन पे चले जाइए, हेल्प करेगा स्टडी के लिए। संदीप जी बिल्कुल, और इनफैक्ट हंसी खुशी में ही कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ बिल्कुल किसी का कुछ ऐसा क्लिक कर जाए दिमाग में, एग्जैक्टली, पढ़ने की तरफ ध्यान चला जाए, रिसर्च करने की तरफ चला जाए, उससे बेटर क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल अब इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।